वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द पैरास्टामोल के बारे में, जो कि है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि आपने सब ने कभी न कभी जो है पैरास्टामोल यूज़ किया होगा। आपको भी पैन या फिर पायरेसिस या फिर कहना चाहिए कि फीवर आया होगा, तो आप भी मेडिसिन के लिए सिंपल मेडिकल स्टोर पे गए होंगे और वहाँ से आपने पैरास्टामोल ख़रीद के लाया होगा। ओके, सो गाइज़, मेरा यहाँ कहने का जो मोटो है वो यही है कि आप फील करिए कि आपने पैरास्टामोल लिया है, तभी आप जो है इसके एक्शन को समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे साथ भी यही एक्शन हुआ था। ओके, सो आई नो 80 to 90% ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी पर्सन यहाँ नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए बात करते हैं पैरास्टामोल की फार्माकोलॉजी की। पैरास्टामोल जो होता है, यदि इसके हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इट इज़ अ पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव, राइट। बिकॉज जैसा आप इसका नीचे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो टू द केमिस्ट्री, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे एक फिनॉल रिंग है और ऊपर साइड में इसमें पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच है। ओके, तो ये जो है फेनासिटीन का एक्टिव मेटाबोलाइट है, जो कि डीथायरेटेड पोजीशन में होता है, राइट। या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ डीथायरेटेड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनासिटीन केमिकल। ओके, नाउ इसको पहले भी सर्च कर लिया गया था, इंट्रोड्यूस कर लिया गया था, बट 1950 से इसको कॉमनली यूज़ किया जाने लगा। चलिए देखते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो उसमें एक्शन जो है जनरली आपको पता ही है कि आपने इसको टैबलेट को यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। एनाल्जेसिक भी होता है एंड एंटीपायरेटिक भी होता है, और कुछ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी प्रेजेंट होता है, राइट। दर्द हो रहा है तो आप पैरास्टामोल ले लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जितने लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन कर चुके हैं, ओके, तो वैक्सीनेशन के टाइम जो है आपको एक पैरास्टामोल टैबलेट भी दी गई होगी। ओके, क्योंकि जब फीवर आएगा या फिर दर्द होगा तो आप उसको खाने के लिए कहा जाता है, 1 या 2 टैबलेट्स, राइट। तो आपको एक्शन ऑलरेडी पता है। अब इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो कैसी होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है एनाल्जेसिक एक्शन। एनाल्जेसिक एक्शन जो है इसका एस्प्रिन के बिल्कुल जैसा ही होता है, और ये पैन के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि पेन को फील करने का एक मैकेनिज़्म होता है, या पेन को रिलीव करने का एक मैकेनिज़्म होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये जिस मैकेनिज़्म को फॉलो करता है वो होता है पेन थ्रेशोल्ड, राइट। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या होता है एंड पेन को ये कैसे कम कर सकता है, राइट। तो ये वीडियो देखते हैं पहले। यहाँ पे पेन थ्रेशोल्ड क्या होता है, राइट। तो आपको जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, ओके, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ये पेन है, राइट, दिस वन इज अ पेन। अब एक थ्रेशोल्ड की बात हम करते हैं, राइट। एक नॉर्मली बात करें कि एक थ्रेशोल्ड होता है, तो थ्रेशोल्ड में देखिए यहाँ से ओके, ये पॉइंट है आपका 0 पॉइंट, ठीक है, दिस वन इज अ 0 पॉइंट। अब यदि यहाँ से एक स्टिमुलस जो है जनरेट होता है, जो जाता है कहाँ तक, यहाँ तक जाता है, राइट, और फिर आ जाता है। तो ये जो एक स्टिमुलस यहाँ से लेके इस पोजीशन तक जा रहा है, ये क्या कहलाता है, इसका ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना। मतलब ये स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, दिस वन इज अ थ्रेशोल्ड, राइट। बिकॉज ये थ्रेशोल्ड नहीं होगा, ये किसका थ्रेशोल्ड है, पैन का थ्रेशोल्ड है। पैन का थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि ये पैन का स्टिमुलस है, कि ये स्टिमुलस होते 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 यदि यहाँ तक पहुँचेगा और जैसे ये टच करेगा तो यहाँ पे आपको क्या होने लगेगा, पैन होने लगेगा। तो ये एक स्केल है पेन की, कि यहाँ तक यदि कोई स्टिमुलस जाता है तो आपको पेन सेंसेशन होगा, राइट। और उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टिमुलस जनरेट होना चाहिए, फोर्स जनरेट होना चाहिए, या उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड जनरेट होना चाहिए, राइट। अब पैरास्टामोल यहाँ पे क्या करेगा, पैरास्टामोल ये जो स्केल होती है ना, ये जो पेन वाली स्केल है, इस पेन वाली स्केल को ये कहाँ शिफ्ट कर देता है, ऊपर की तरफ। ये पेन वाली स्केल इसने यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी, राइट। तो जो पेन यहाँ पे होना चाहिए था, अब वो पेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब इस पेन को होने के लिए ये थ्रेशोल्ड कहाँ तक होना चाहिए, अब यहाँ पर होना चाहिए। तो जब ये स्टिमुलस यहाँ पहुँचेगा तभी आपको यहाँ पे क्या होगा, पेन सेंसेशन होगा, राइट। तो पैरास्टामोल ने क्या किया कि यहाँ से थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया, पेन के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया, पीसीएम, दैट इज पैरास्टामोल। तो अब यहाँ पे पेन सेंसेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज मतलब पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टिमुलस उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इतना थ्रेशोल्ड यहाँ तक नहीं है। ओके गाइज, तो ये होता है एक पेन का मैकेनिज्म।
जनरली क्या होता है कि आपका मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, आप कहते हो कि लाइक मेरे सर को दबा दो, पैर को दबा दो, तो आप क्या करते हो, उसको दबा रहे हो, तो प्रेस कर रहे होते हो। तो जब आप प्रेस कर रहे होते हो ना, तो उस समय भी यही काम होता है। आप क्या करते हो, उस पेन के थ्रेशोल्ड को यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हो, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट को प्रेस करके आप उस पेन के थ्रेशोल्ड को कहाँ कर देते हो, इस सेकंड पोजीशन पे। इस वजह से आपको पेन फील तो होता है पर बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो पैर दबाने, हाथ दबाने से यही मैकेनिज्म फॉलो होती है। और पैरास्टामोल भी क्या करता है, इस पेन के थ्रेशोल्ड को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ओके। एस्प्रिन भी सेम यही काम करता है, ओके गाइज। और यदि एस्प्रिन एंड पैरास्टामोल दोनों को यदि हम साथ में दे दिया, तो उसका जो एनाल्जेसिक एक्शन होता है वो ऐड हो जाता है, इसलिए इसको लिखा गया है इट इज़ अ एडिटिव, राइट। एडिटिव मीन्स दो एक्शन का ऐड हो जाना। दो किसी भी ड्रग्स को यदि साथ में लेते हैं और उनका एक्शन यदि सेम डायरेक्शन में जाता है, एक ओके, तो उसको हम कहते हैं एडिशन, राइट। तो यहाँ भी एनालिसिक एक्शन एस्पिरिन पैरासिटामोल का ऐड हो जाएगा। इसके एंटीपायरेटिक्स, तो एंटीपायरेटिक्स इसमें यहाँ पे पायरेटिक लिखा हुआ है। पायरेटिक का मीनिंग आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा कि पायरेसिस का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ जाना, ओके। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर कम करने वाला, ओके, उसको डाउन करने के लिए। तो पैरास्टामोल जो होता है इसमें अच्छी प्रॉपर्टी होती है एज अ एंटीपायरेटिक एक्शन, ओके, टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी की यदि हम बात करें तो एंटी इन्फ्लामेशन में इसमें नेग्लिजिबल एक्शन प्रेजेंट होता है, राइट, क्योंकि ये पीजी सिंथेसिस जो होता है पेरिफेरल टिश्यू के अंदर, इसको ये बहुत अच्छे से इनिबिट नहीं कर पाता है, पुअरली इनिबिट करता है, ठीक है। बट यदि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में कॉक्स पे एक्टिवली काम करता है, ओके। तो दो पार्ट हो गए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये, पीजी का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये वीकली इनिबिट करता है एंड ब्रेन में कॉक्स पे अच्छे से वर्क करता है। इसमें एक एबिलिटी होती है पैरास्टामोल के अंदर, राइट, कि ये कॉक्स 3 जो होता है इसको ये इनिबिट करता है, राइट। कॉक्स 3 एक तरह का आइसो एंजाइम है जो कि कहाँ पे होता है, डॉग ब्रेन में होता है। तो वहाँ पर इस वजह से इसका एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक एक्शन बिल्कुल साथ साथ आता है, ओके। सो गाइस, इसके तीन एक्शन थे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट। बाकी जगह पे इसके एक्शन देखते हैं। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में लाइक एस्पिरिन था, एस्पिरिन क्या करता था, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। बट यहाँ पे जो पैरास्टामोल होता है ये रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट नहीं करता है, राइट, ना ही एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीरीज पे यदि हम बात करें इसका कोई इफेक्ट नहीं है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक इसमें जैसे कि एस्पिरिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा था, पे गैस्ट्रिक के ऊपर जो इसका इरिटेशन है वो इनसिग्निफिकेंट है। मुकोसल इरोजन एंड ब्लीडिंग ऑकर्स रियरली ओनली इन द ओवरडोज। यदि आप इस पैरास्टामोल का ओवरडोज लेते हैं तो ही यहाँ पे आपका म्यूकोजल इरोजन एंड ब्लीडिंग ऑकर हो सकती है। बट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द पैरास्टामोल, एस्पिरिन जो था वो काफ़ी ज़्यादा इरोजन कॉज करता है, ओके। सेकेंड, इट डज नॉट अफेक्ट प्लेटलेट फंक्शन और क्लॉटिंग फैक्टर एंड इट इज़ नॉट यूरिकोसुरिक। एस्पिरिन जैसे प्लेटलेट फंक्शन को अफेक्ट कर रहा था, क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट कर रहा था, पैरास्टामोल जो होता है ये ऐसा नहीं करता है, ओके। और ये इट इज़ नॉट ए यूरिकोसुरिक। करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के ऊपर। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे एडीएमई की बात करता हूँ, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो एडीएमई में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली वी ऑल नो कि हम यहाँ पैरास्टामोल जो होता है ओरल रूट से लेते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ओनली अबाउट 1/4 इज द प्रोटीन बाउंड इन द प्लाज्मा। इसका केवल 25% पार्ट ही जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, इसलिए 75% जो ड्रग होती है वो एक्शन करने के लिए फ्री होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात करें तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर के थ्रू होता है बाय कॉन्जुगेशन एंड ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, राइट, और सल्फेट के थ्रू भी है। एक्सक्रीशन रैपिडली इन द यूरिन, यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन है। प्लाज्मा टी हाफ या प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी है 2 से 3 घंटे। तो गैस बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स लिखा हुआ है, होप सो आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट की यदि हम बात करें तो यदि उसका हम आइसोलेटेड डोज लेते हैं, सिंगल डोज लेते हैं, तो पैरास्टामोल जो है सेफ है, वेल टॉलरेटेड है, राइट। बट यदि फिर भी इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ तो उसमें नौसिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का होना, ओके, एंड ल्यूकोपेनिया इज रेयर।
ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसीज। और पीनिया, PENIA, पीनिया का मतलब होता है रिड्यूस होना। ओके, तो जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जो है रिड्यूस होती हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोपीनिया यहाँ हो सकता है, बट इट इज़ रेयर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कॉमनली एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स, राइट। जितनी भी एनसेड कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनका एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट की यदि हम बात करें, लाइक आपको क्वेश्चंस आता है जब आप किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी लिखते हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट लिखना होता है। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नोसिया, एनोरेक्सिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इरोजन, पैप्टिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और परफोरेशन एंड इसोफेजाइटिस। ओके, होप सो कि आपको सभी का मीनिंग यहाँ पता होगा। इसोफेजाइटिस का मतलब होता है इसोफेगस, और लास्ट में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? TIS। जहाँ भी लास्ट में वर्ड TIS लगा हो इसका मतलब होता है इट इज़ अ इन्फ्लामेशन। ओके, सेकेंड वन है रीनल, मतलब किडनी के ऊपर, तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन, क्रोनिक रीनल फेलियर, नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब होता है कि जो किडनी का फंक्शन होता है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है पैपिलरी नेक्रोसिस। पैपिलरी नेक्रोसिस का मीनिंग है कि लाइक जो के अंदर जो पैपिला है, ओके, तो उस पैपिला में यदि नेक्रोसिस होती है, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। ओके, उसको कहते हैं पैपिलरी नेक्रोसिस। तो ये रेयर है। बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में राइज इन BP, रिस्क ऑफ माइकार्डियल इंफ्रैक्शन। हेपेटिक की बात करते हैं तो हेपेटिक में राइज ट्रांसएमिनीज जो कि एंजाइम है, एंड हेपेटिक फेलियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हेडेक, मेंटल कन्फ्यूज़न, वर्टिको मीन्स चक्कर आना, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस एंड सीजर प्रेसिपिटेशन। जो फिट्स आते हैं, जो सीजर्स आते हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। हेमाटोलॉजिकल, ब्लीडिंग, हेमाटोलॉजिकल मीन्स ब्लड से रिलेटेड, तो ब्लीडिंग का होना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती हैं? जो कि आपके ब्लड में सेल्स हैं। पीनिया का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, कम होना, तो थ्रोम्बोसाइट्स का कम हो जाना। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया जिसमें कि हीमोलाइसिस हो रही है, RBCs ब्रेक डाउन हो रही है। एंड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जहाँ भी वर्ड लिखा आता है साइटोसिस, जहाँ लास्ट में लिखा है SIS। ओके, तो SIS का मतलब होता है ग्रोथ होना, और ज़्यादा बढ़ना, इंक्रीज़ होना नंबर्स में। तो यहाँ ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो और ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ हो रही है। ओके, और दूसरे हैं फिर अस्थमा, राइनाइटिस। राइनाइटिस लाइक इट इज़ इन्फ्लेमेशन इन द नोज। नेज़ल पॉलिप्स, नेज़ल पॉलिप्स का मतलब होता है, पॉलिप्स का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि लम्प का फॉर्मेशन होना। अब लम्प का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? नेज़ल पैसेज में हो रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है नेज़ल पॉलिप्स। स्किन रेशेस जो हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट है। प्रूराइटिस, प्रूराइटिस इट इज़ अ ईचिंग सेंसेशन इन द स्किन। ओके, एंड लास्ट वन इज एंजियोएडिमा। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, एडिमा मीन्स स्वेलिंग होना। ओके, तो दीज ऑल द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनसिड्स। ओके गाइज, सो गाइज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मे बी आपके सब्जेक्टिव जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये आ सकते हैं। फर्स्ट वन है डिफाइंड एनसिड्स, क्लासिफाइड एंड राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एस्पिरिन। ओके, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। सेकेंड वन, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स। ओके, तो प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक ड्रग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, उसका फार्माकोलॉजी और उसका एडवर्स आप लिख सकते हो। एक ड्रग का कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है अपने वीडियो में। आप चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी है, आप देख सकते हो। एक्सप्लेन, थर्ड है एक्सप्लेन द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनसिड्स, राइट। यदि क्वेश्चन होता है तो कम मार्क्स का होता है ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, बट आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव। अब कई बार क्वेश्चंस में आपको लिखा जाता है पैरास्टामोल डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या पैरास्टामोल की जगह आपको पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव हो सकता है, या एसिटामिनोफेन लिखा हो सकता है। ओके, तो आपको समझना है कि हाँ ये पैरास्टामोल के बारे में ही पूछा गया है। अब यहाँ पैरास्टामोल का लिखा है तो पैरास्टामोल में जितनी पॉइंट हमने अभी ऊपर डिस्कस की है ये पूरा का पूरा आपका इस फार्माकोलॉजी के अंदर आएगा। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।